होता है कि नहीं, तो जिसमें मिनिमम इंसुलिन रिलीज होता है वो चीजें कैंसर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि भाई पत्तियों पर ही रहो, धनिया पत्ते पर ही रहो, सिर्फ टमाटर पर ही रहो, तो ये वो चीजें हैं जो हमें इस गंभीर बीमारी से बाहर निकाल सकती है। स्पेशली एक तो शुगर की बात हो गई, लेकिन दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जो कैंसर जो है आपका, उनका जो डिस्कवरी है वो ये कह रहा है कि postulates that a driver of carcinogenesis, cancer formation, is insufficient cellular respiration caused by insult damage to the mitochondria। मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो ब्रीथ कैसे करेंगे सेल्स हमारे, और उस जो है कैंसर सेल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। तो मतलब ऑक्सीजन अगर भरपूर है शरीर में तो कैंसर सेल्स टिक नहीं सकते, कैंसर जो है सेल्स एक्टिवेट नहीं हो सकते, कैंसर सेल्स को मरना होगा, उनको शरीर से जाना होगा और हमारा शरीर सामान्य हो सकता है। तो दोस्तों यही बात तो शिव भी कह रहे हैं, हमारा सनातन शास्त्र भी कह रहा है कि जो है बॉडी को एल्कलाइन करिए। इसलिए सबसे खूबसूरत जो है हमारे यहाँ जो शंख बजाने की परंपरा है ना, अगर शंख बजाते समय हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं लंबी, होल्ड करते हैं, शंख बजाते हैं, पों करके जो शंख का जो नॉइज आता है, धीरे धीरे हमारी सांस छूटती है। अब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि जो है शंख बजाने से बॉडी एल्कलाइन क्यों होती है, ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ता है ना। जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना मतलब कुछ तो शरीर से हटाना पड़ेगा, तो क्या हटाएंगे शरीर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड हटाएंगे शरीर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे शरीर से हटता है, जब हम शंख बजाते हैं तो लंबे समय तक हम सांस को छोड़ते हैं, इनहेल नहीं करते, और उस एक्सहेलेशन से जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और ऑक्सीजन जो है हमारा बढ़ जाता है। तो ये ऋषि मुनि जो बैठते हैं, जो तपस्या करते हैं हिमालय पे, यहाँ भी हम देखते हैं कि ये बड़े दीर्घायु होते हैं। तो इसका राज क्या है। अब यहाँ से जो है शिव पार्वती संवाद, भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि भाई इनकी लॉन्जिविटी का राज क्या है। तो ये ऋषि मुनि, अब हिमालय पर तो ऑक्सीजन नहीं है, कम है, जितना जितना पहाड़ पे जाओगे ऑक्सीजन है ही नहीं, कमी है, कमी होती जाती है ना ऑक्सीजन जैसे ऊपर जाएंगे। तो फिर यहाँ तो बहुत ऑक्सीजन है, अभी मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ, बहुत ऑक्सीजन है इंदौर, है ना। तो यहाँ पर तो नहीं जी रहा कोई भी आदमी 125 साल का, वहां कैसे फिर हिमालय पे लोग 125 प्लस साल क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। मतलब अगर ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया जाए, या ऐसी कोई टेक्निक जो है शिव कहते हैं पार्वती से कि अगर लोग सीख लें, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एल्कलिनिटी गिवन बाय लॉर्ड शिवा टू माता पार्वती। माता पार्वती क्वेश्चन पूछती जाती हैं और भगवान शिव उसका आंसर देते जाते हैं, और ऐसे ही अपना शिव स्वरोदय ग्रंथ की रचना होती है। तो शिव कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन को ब्लॉक करना हम सीख गए, ऑक्सीजन को ब्लॉक करना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। मैंने सांस ली, मैं छोड़ते जा रहा हूँ, सांस को मैं ले नहीं रहा हूँ, मतलब मैं ऑक्सीजन को ब्लॉक कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा मैं करता हूँ तो भगवान शिव कहते हैं कि आप भी दीर्घायु हो सकते हैं। वो जो पहला सूत्र है एल्कलिनिटी का, शारीरता का, कि सांस को देर तक छोड़ते रहिए। यही काम जो है, यही प्रैक्टिस ऋषि मुनि करते हैं, सांस को लेते हैं और लंबा छोड़ते हैं। तो अगर मुझे अस्थमा हो रहा है, अस्थमा भी तो वही पीछे बीमारी है कि मैं सांस तो लेता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो जो मैं सांस छोड़ नहीं पा रहा हूँ, CO2 जो एक्यूमुलेट हो रही है, उसी के कारण तो जो है मुझे अस्थमा हो रहा है, सांस छोड़ने की बीमारी, सांस छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जो स्प्लीन खराब होने पर जनरली ये होता है कि हम सांस छोड़ नहीं पाते। सांस लेना किडनी पर डिपेंड है, फेफड़ा और किडनी आपको सांस लेने में मदद करते हैं, और सांस छोड़ने में फेफड़ा और आपका स्प्लीन मदद करते हैं। तो स्प्लीन खराब हो रही है मेरी। तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि अगर इंसान सांस छोड़ेगा ज्यादा और ऑक्सीजन कम लेगा, ऑक्सीजन को ब्लॉक करेगा, तो दीर्घायु होने के राज उसमें छुपे हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी को शारी कर लेगा, और शारी बॉडी में प्राण बसते हैं, है ना। सूर्य जो है वो प्राण है, जिसको हम ग्रीन क्लोरोफिल कहते हैं, हरे पत्ते जो कहते हैं।
हैं वो सूर्य की ऊर्जा से जो है उसको, जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं, जिसको विज्ञान क्लोरोफिल कहता है, उसी को सनातन जो है प्राण कहता है। धनिया पत्ते में प्राण है, हर हरी चीज में प्राण है, क्योंकि पत्तियां जो है वही बड़े बड़े वटवृक्षों का पोषण करती हैं, इसलिए उनको नेचुरल आयनाइजर भी कहा जाता है पत्तियों को। तो कहने का मतलब है यहाँ भी आयनाइजेशन का सिद्धांत ही आता है कि नेचुरल आयनाइजर कौन है, पत्तियां हैं। पत्तियां क्यों हैं? सूरज की रोशनी से उत्पन्न हुई हैं वो, सूरज के कारण उनमें प्राण है। चंद्रमा का गुण क्या है? चंद्रमा जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जड़ी मतलब जो जमीन के नीचे है, बूटी मतलब जो ऊपर आ गई, उसका फल, उसी को कहते हैं जड़ी बूटियां। तो जितनी भी औषधि जड़ी बूटियां हैं उसमें जो औषधीय गुण डालने का जो काम है वो चंद्रमा का है। तो क्षारीयता में औषधि गुण बढ़ते हैं, और जो है प्राण जो है उसके लिए सूर्य रिस्पॉन्सिबल है। तो झाड़ को प्राण जो है वो पत्तियों के माध्यम से मिलते हैं, जिसको विज्ञान क्लोरोफिल कहता है। और झाड़ को जो नरिशमेंट मिलता है, वो झाड़ जब कोई मेडिसिनल बेरी पैदा करता है, जब वो कोई मेडिसिनल जो है चीजें पैदा करता है, तो वो जो सूर्यास्त के बाद जो चंद्रमा आता है उसके प्रभाव में होता है। याद है ना आपको, नवरात्रि के बाद जो शरद पूर्णिमा आती है, उसकी जो खीर होती है उसको चंद्रमा को दिखाया जाता है, उसमें बहुत सारे औषधीय गुण उस दूध और चावल की खीर में आ जाते हैं, जो फिर गरबा करने वाली लड़कियों को सभी को एज अ प्रसाद वितरित की जाती है। तो चंद्रमा में औषधि गुण नरिशमेंट होगा, और आपका सूर्य जो है क्लोरोफिल जिसको हम कहते हैं वो प्राण है एज पर सनातन धर्म, और वही जो है वो सूर्य के प्रभाव से वो जो है वो पत्तियां हैं। तो सूर्य प्राण देने का काम करता है, सूर्य पिता है, और पुष्टि देने का काम जो है वो चंद्रमा करता है। तो यहाँ सारे सिद्धांत क्लियर हो रहे हैं कि ऑक्सीजन बढ़ेगी कैसे। जो ऑटो हेनरिच वाघबर्ग जो कह रहे हैं कि कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट, तो ऑक्सीजन बढ़ेगी कैसे? जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लंबी दूरी तक छोड़ना सीख जाएंगे, देर तक छोड़ते रहेंगे, तो क्यों ना शंख बजाया जाए। शंख बजाया जाए। अगर मेरी बॉडी में जो है आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो शंख बजाया जाए, थायराइड है तो शंख बजाया जाए, माइग्रेन है तो शंख बजाया जाए, बॉडी को अल्कलाइन किया जाए, पीसीओडी है, वाइट डिस्चार्ज है तो शंख बजाया जाए, लीवर में कोई गर्मी हो रही है तो शंख बजाया जाए। या फिर शंख बजाने के पीछे का लॉजिक क्या है कि शंख जो है बजाने से हम इनहेलेशन नहीं करते, एक्सहेलेशन करते हैं। तो पूरा जोर योग का भगवान शिव का एक्सहेलेशन पे है कि लंबे समय तक एक्सहेलेशन कीजिए। अगर आपको दीर्घायु होना है, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए भगवान शिव की तरह, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फिजिक्स चाहिए, एक योगी वाला शरीर चाहिए, तो भोजन पे ध्यान मत दीजिए, सांसों को लंबा छोड़ने पर ध्यान दीजिए। यही बात जो है शिव स्वरोदय ग्रंथ हमें बताता है। जितना लंबा सांस छोड़ेंगे उतना जो है हम दीर्घायु होंगे, हम लंबा जिएंगे, हम जो है निरोगी रहेंगे, क्योंकि हम चंद्रमा को बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम ऑक्सीजन को रिटेन कर लेंगे, हम ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देंगे। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो होता क्या है, बचता शरीर में क्या है, ऑक्सीजन ही तो बचता है। और बार बार ऑक्सीजन लेंगे, कुछ लोग तो एक मिनट में 16-16 बार सांस लेते हैं। तो शंख हमें करेक्ट ब्रीदिंग करना सिखाता है, इसीलिए जो है शंख का महत्व है। सनातन में बार बार शंख बजाया जाता है। प्रॉपर ब्रीदिंग सीखिए। तो रोज शंख बजाइए 5 से 11 बार, फिर धीरे धीरे 1 महीने बाद उसको 21 बार बजाइए, ऐसा 51 बार तक ले जाइए, तीसरे महीने 51 बार बजाइए। ऐसा अगर आप करते हैं, या फिर जो है सांसों को लीजिए और छोड़िए, सांसों को लीजिए और धीरे 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 छोड़िए। जैसे शंख में हम सांसों को लेते हैं और मुंह से धीरे धीरे छोड़ते हैं, इससे थायराइड भी ठीक होगा आपका। अब थायराइड ठीक करने के लिए जो सुश्रुत की जो मर्म चिकित्सा है वो क्या कहती है कि अगर किसी को थायराइड हो गया है तो 2 प्राणायाम बताए गए थायराइड में। आपका एक तो सांस छोड़िए, छोड़ने के बाद मुंह को फुला लीजिए, ऐसे हिलाइए इसको, तब तक हिलाइए जब तक आपको फिर श्वास लेने के लिए बेचैनी ना हो, क्रेविंग ना हो। ये पहला बताया गया है। सांसों को छोड़िए, मुंह को फुलाइए,
इससे पूरी मसल्स का, पूरे साइनसेस का आपका व्यायाम हो जाएगा। ऐसा 15 बार करिए, दिन में 2 बार। सेकंड फेज में आप जो है क्या करेंगे कि सांस लेंगे और मुंह को पूरा फाड़ेंगे, जबान बाहर निकाल के, जैसे कि हम मुंह को फाड़ ही डालेंगे। सांस ली हमने, जबान बाहर निकाल के सांस छोड़ना नहीं है। सांस हमने भर ली है, उसको रोक के रखिए और यथासंभव जितनी बार भी हो सके करिए। जब बेचैनी महसूस हो तो फिर जो है सांस को छोड़िए, पुनः सांस लीजिए, पुनः यही प्रैक्टिस। ऐसा 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड ऐसे करना है 16 से 18 बार। ऐसा अगर हम करते हैं तो हम थायराइड ठीक कर लेंगे, माइग्रेन ठीक कर लेंगे, ये पूरी नसों को, साइनसेस हमारे ठीक हो जाएंगे, हमारी निद्रा, नींद की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हमारी नेत्र ज्योति भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार करने से थायराइड तो ठीक हो ही जाएगा। इतनी ताकत है। एक सूत्र दिया है, एक सूत्र को जैसे हमने अगर पकड़ लिया तो सारे सूत्रों को हम पकड़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। हाडे सर। सर नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। दादा का वीडियो बहुत इफेक्टिव वीडियो था और इतनी गहराई से उन्होंने जानकारी, मतलब सब कुछ सार दे दिया। अगर हो गया है तो क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि ना हो प्रॉब्लम तो क्या करना, स्टार्ट कर दे। दोस्तों बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का, और अपने सभी ग्रुप में आप मैसेज कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, और हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आप सभी चैट बॉक्स में दादा का वेलकम करेंगे और उनके पिटारे में से क्या निकलेगा हमारे लिए हम जानते नहीं इस चीज को। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जी खान साहब कंटिन्यू कीजिए। दादा वेलकम। दादा आ गए हैं सर? दादा आ गए जी। दादा आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दादा। थैंक यू सर। सभी को गुड मॉर्निंग। खाड़ा जी दादा गुड मॉर्निंग। खान साहब गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। आजकल हमने क्या नया पैटर्न चालू किया है, हम रात को ही एक वीडियो लॉन्च करते हैं और खान साहब को दे देते हैं, ताकि खान साहब उस वीडियो को सुबह चला देते हैं। इससे एक फायदा होता है, रात को शांति होती है तो किसी बड़े स्टूडियो की भी जरूरत नहीं पड़ती और बिना खर्चे के काम हो जाता है। बहुत ही अच्छा था वीडियो ये पूरा आपने जो दिया ना, ये जो मतलब जो लोग परेशान है किस तरीके से क्या खान पान करना और क्या चेंज करना है, नो डाउट बहुत ही शानदार वीडियो। ये रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हम जो भी बात कर रहे हैं, ज्यादातर दुनिया के बीमार होने का कारण ही एसिडोसिस है, एल्कलोसिस नहीं है। आज तक जितने भी लोग हम देख रहे हैं, जो हम मिल रहे हैं, जितने भी हम कैंप लगा रहे हैं, तो ये देखने में आ रहा है कि लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं, क्योंकि उनका एक्सर्शन कम हो गया है। अगर छोटा सा भी कुछ काम करना है तो उनके पास उसके लिए होंडा एक्टिवा है, अगर छोटा शहर है तो, और बड़ा शहर है तो उसके पास कार है। तो दोनों ही चीजें उनके पास है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। तो उनका जो नाभि से नीचे का जो पोर्शन है, जो हमारा जो पंजे हैं, कूले हैं, घुटने हैं, ये बुरी तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों का डैमेज हो रहा है। और इसी के कारण कई बीमारियां, जैसे आपका व्हाइट डिस्चार्ज है, पीसीओडी है, आपका शीघ्र पतन है, और न जाने क्या क्या सारी चीजें जो है इसी कारण से हो रही हैं कि नाभि के नीचे का जो पोर्शन है वो बिल्कुल हमारा डीएक्टिवेट हो गया है। और वहीं पर अब रोल आता है कि व्यायाम पे तो हम एक सेशन हालांकि एक्सक्लूसिवली अलग से लेंगे, लेकिन अगर सबसे बड़ा शॉर्टकट है, कल हमने रेडिएशन पे भी बात किया कि रेडिएशन जो होता है कैसे आपको पहले आपका नींद डिस्टर्ब करेगा, फिर आपको डायबिटीज दे सकता है, फिर आपको ट्यूमर होगा और कैंसर तक ये दे सकता है। और इसके ऊपर अभी भी भारत में लड़ाई चली रही है कोर्ट में जो है। लेकिन हमारे पास बड़ी अच्छी बात है कि एक नई चीज आ चुकी है जो बहुत जल्द भारत में आने वाली। तो कहने का मतलब है कि जितना हमने पसारा फैलावा कर रखा है, उतना जो है हम बीमारियों के नजदीक जो है वो जा रहे हैं।
कुल मिला के मैसेज सिर्फ इतना सा है कि स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, और ये इसलिए जरूरत है कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल सीखें, अच्छी हेल्थ सीखें, अच्छी जो है, क्योंकि अगर हेल्थ आएगी तो ही बैंक खाता भी अल्कलाइन हो सकता है, नहीं तो जो है उस एसिडिक बॉडी को ठीक करने के लिए आपका खाता जो है वो भी जो है जीरो से, इधर तो अगर बॉडी माइनस की ओर चलेगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका खाता जीरो से माइनस में जाने की कोई व्यवस्था बैंक ने कर ही नहीं रखी है, मतलब आपका खाता जीरो से नीचे जा ही नहीं सकता, तो इधर आपकी बॉडी का वोल्टेज भी जीरो से प्लस में जा रहा है, +10 +20 +50, आप कैंसर लेके बैठे हो, इधर आपके खाते का वोल्टेज भी +50 से कम होकर +20 +2 +3 जीरो पे जा रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था होती तो उस व्यवस्था को कहते हैं कर्जा लेना। आपका खाता माइनस में जाता है तो बहुत बुरा है, आपकी बॉडी माइनस में जाती है तो बहुत अच्छा है। खाता माइनस में चला जाता है तब जाता है माइनस में जब आपको कर्जा लेना पड़ता है, आपके गहने बेचना पड़ते हैं, आपके म्यूचुअल फंड सरेंडर करने पड़ते हैं, तब जो है आपका खाता भी माइनस में चला जाता है, जो बहुत बुरा है। लेकिन अगर आपकी बॉडी माइनस में रहती है वो बहुत अच्छा है, बॉडी माइनस में रहेगी तो खाते को कभी माइनस में नहीं जाने देगी, खाता हमेशा आपका जो है +1 लाख +2 लाख +50 लाख +1 CR ही रहेगा। तो इसलिए जरूरत है कि हम लोग जो है हमारे खाते को सही रखें। कई लोगों के फोन आ रहे हैं, कई लोगों को फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा लोगों को फायदे होने लगे हैं। जो भी हम लोगों ने जो फार्मूले लोगों को बताए हैं, दुनिया को शेयर किए हैं, और मेरा व्हाट्सएप इस बात का गवाह है कि लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। कई महिलाओं ने तो फोन करके बताया है कि हमको तो ऐसे ऐसे चमत्कारिक अनुभव मिले हैं, लेकिन हम जूम पे शेयर नहीं कर सकते, और जो है एज अ प्रोटोकॉल हम सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे रिश्तेदार जूम मीटिंग्स में आते हैं, तो हम उनको नहीं बताना चाहते। मतलब कुछ बातें तो ऐसी हैं जो कुछ महिलाओं ने कल बताया कि हमारी सास को भी नहीं पता, और जो है हमने आपके साथ शेयर की है, लेकिन हम जूम पे नहीं करेंगे उसको, क्योंकि भारत है, भारत की मर्यादा है, जो है हर जगह यहाँ पर प्रोटोकॉल्स हैं। तो ठीक है, हम उन सभी महिलाओं को धन्यवाद देते हैं हृदय से, और आभारी हैं कि उन्होंने हमारे फार्मूलाज जो है उनको अपने जीवन में अपनाया, और उनको वो जो खुशी जो चाहती थी, जो कंसीव करना चाहती थी, कुछ थायराइड से निजात पाना चाहती थी, कुछ वाइट डिस्चार्ज से निजात पाना चाहती थी, तो उन सबको सब कुछ मिल गया है, मिलने वाला नहीं है, मिल गया है, मिल चुका है। तो उन सभी माताओं बहनों को कोटि कोटि नमन है, जो जूम पर आती तो हैं लेकिन जो है नहीं शेयर कर सकती अपनी शेयरिंग, लेकिन वो ये बहुत अच्छी बात ही मुझे वो शेयर करती हैं कि हम आपको पर्सनली बता सकते हैं, लेकिन हम जो है सार्वजनिक रूप से इस प्लेटफॉर्म पर उन चीजों को नहीं बता पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है इस बात का, कोई हम कोई इसलिए ये सब चीजें नहीं बताते कि आप आए और आप यहाँ पर उन चीजों को शेयर करें, जरूरी है, कोई शेयर करना जरूरी नहीं है। अगर आपका व्हाट्सएप भी आ जाता है तो इस बात की हमें पुष्टि हो जाती है कि हम सही दिशा में हैं, हम सही रास्ते पे हैं। बस यही जो है आपका जो भी टेस्टिमनी होता है टॉर्च का काम करता है हमारे लिए भी और उनके लिए भी, जो अभी अभी इस पानी से जुड़े हैं, इस सिस्टम से जुड़े हैं, जिनको लग रहा है कि ये पानी उनका दवाई गोली हटा देगा। तो आज भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, और अगला सेशन हम लेके आएंगे कि वाई वी डाई, मतलब हम मरते ही क्यों हैं, ऐसा क्या प्रोसेस हमारे अंदर होता है, और ऐसा क्या, जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि अगर हम ऑक्सीजन को ब्लॉक करना सीख जाए, मतलब अगर हम सांस को धीरे धीरे छोड़ना सीख जाए, तो निश्चित तौर पे हम 1 मिनट में जो सांस ले रहे हैं 16 बार, वो कट के 10 बार हो जाएगी, 8 बार हो जाएगी, 5 बार हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी। तो इसी चीज को पतंजलि जो है प्राणायाम बोलते हैं, उसको कुंभक बोलते हैं, रेचक बोलते हैं, पूरक बोलते हैं, और बहुत सारी चीजों को योग ने अलग अलग भाषा में उस चीजों को सबको डिफाइन किया है। हमने बस उसको एक सीधे सरल जितना हम बता सकते थे उतना जो है शिव की मर्यादा के अनुसार आपको बता दिया कि धीरे धीरे सांसों को छोड़ना या शंख बजाना दोनों एक ही बात है। तो शंख बजाने में जो फार्मूला जो लगता है वही फार्मूला बिना शंख बजाए भी हो सकता है। तो योग के भी सारे आसन जो होते हैं, आगे झुकने पे शरीर को अल्कलाइन करते हैं, पीछे झुकने पे शरीर एसिडिक होता है। इसलिए आज तक दुनिया सूर्य नमस्कार से बेहतर प्राणायाम सॉरी जो है एक जो व्यायाम जो है जो परंपरा से आया है, तो सूर्य नमस्कार से अच्छा एक्सरसाइज आज तक दुनिया जो है वो नहीं ढूंढ पाई। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और टेक्नोलॉजी का फायदा देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे घर का लाइट जा चुका है, मतलब बिजली नहीं है इस समय, लेकिन क्योंकि इन्वर्टर है इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो यही काम जो है टेक्नोलॉजी हमारे शरीर पे भी करती है। अगर
मेरे पास एल्कलाइन होने की सुविधा नहीं है, अगर मेरे पास कीटनाशक हटाने की सुविधा नहीं है, अगर मेरे पास जो है एसिड से उसका विकल्प ढूंढने की सुविधा नहीं है, तो मेरे पास अगर कैंगन वाटर मशीन है, इस टाइप का कोई मशीन है, ऐसा कोई एक जैपनीज डिवाइस है, तो मैं मेरे साधारण पानी को भी असाधारण बना सकता हूँ। उसमें से मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकता हूँ, उसमें से मैं ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ, उसमें से मैं क्लोरीन निकाल सकता हूँ, उसमें मैं हाइड्रोजन को बढ़ा सकता हूँ, मैं मेरे पानी को पहाड़ों जैसा बना सकता हूँ, मैं उसको मिरेकल बना सकता हूँ, मैं जो है बहुत कुछ उस पानी के साथ कर सकता हूँ, मेरे चंद्र को ठीक कर सकता हूँ। और जो कि जो है, जैसा मैंने इस वीडियो में भी बताया कि जितनी भी जड़ी बूटियों में औषधि गुण जो आते हैं वो डालने का काम चंद्रमा करता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर जो एक औषधि फैक्ट्री है उसके अंदर सारे केमिकल्स का बराबर निर्माण होता रहे, तो जरूरत है कि मुझे जो है चंद्र के समीप जाना होगा, मुझे मेरी बॉडी को जो है एल्कलाइन बनाना होगा। इसका अब कोई विकल्प नहीं है, पर्याय नहीं है। अगर वास्तव में मुझे जीना है, परिवार के साथ एंजॉय करना है, दादा दादी पोता पोती बनना है, दादा बनना है ना, उसके आगे परदादा बनना है, मुझे पोते के पोते का मुंह देखना है, तो जरूरी है कि मैं मेरे शरीर में बहुत अच्छी चीजें डालूं और जो है कुछ सकारात्मक भी कर जाऊं परिवार के लिए, ना कि मैं जो है लकवा हो गया है और मैं जो है पड़ा हुआ हूँ 20 साल 30 साल, पता चला बिस्तर पे गुजार दिए, बेड सोल होने में गुजार दी। तो ये कोई जीवन नहीं है। दो तरीके के जीवन है, अच्छा जीवन और जो है दुखी जीवन, गुड लाइफ एंड डर्टी लाइफ। तो डर्टी लाइफ जो है वो एसिडिटी, एसिड का विकराल रूप, भयावह रूप उसको प्रेजेंट करती है, और एल्कलिनिटी जो है वो जो है आपको एक गुड लाइफ, एक हेल्दी लाइफ, एक प्रॉस्परस लाइफ, एक खुशनुमा जीवन है ना, चंद्रमा की तरह 16 कलाओं में निपुण जीवन जो है उसको जो है प्रदर्शित करती है। तो अब हमें सोचना है कि हमें जो है कौन सा पानी पीना है, हमें कौन सा भोजन लेना है, हमें सब्जियों में वोल्टेज डालना है, हमें हमारे खाते को जीरो से माइनस में ले जाना है कि हमें हमारे शरीर को जीरो से माइनस में ले जाना है। ये मर्जी आपकी है, ये चुनाव आपका है। सो इन्हीं चीजों को आगे लेके हम बात करते हैं। आज जो है दो जो है बातें, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड पे, दूसरी बात जो है बीमारी हर इंसान को होती है, तो बीमारी होने के कुछ पुराने कारण भी हो सकते हैं, कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं। तो आज हम जानेंगे प्रेमानंद महाराज से एक 8 मिनट का प्रवचन की जो है लाइफ को हमें कैसे जीना है, और उसके बाद जो है हम थोड़े छोटे मोटे नुस्खों पे भी बात करेंगे। आज इस बार फिर हमने एक नया पैटर्न डिजाइन किया है, हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों पे जिसकी आपको तलाश है, जो आप ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है सिकनेस पे थोड़ा सा एक हम प्रकाश डालते हैं। ध्यान करते हैं राधा रानी का, फिर इस शरीर को तकलीफ क्यों है? स्क्रीन आ रहा है ना खान साहब पूरा? जी दादा, जी दादा, ठीक है। राधा रानी का ध्यान आज कर रहे हैं, और रचा गया था शरीर आज के 55-56 वर्ष पहले। तो जब रचा गया था तो पूर्व के पाप और पुण्य मिला के रख दिए गए थे। ये पोलसिस्ट किडनी है, जो माँ के गर्भ से ही इसका सृजन होता है। ये वंशानुगत रोग होते हैं ना, जैसे तो वंशानुगत रोग हमारे जो ये किडनी है, ये ऐसा नहीं कि कोई इन्फेक्शन से बिगड़ी हो, ये वंशानुगत रोग है, पोलसिस्ट जेनेटिक आनुवंशिक। हाँ, वो माता या पिता के परिवार के अंश से आता है। तो अब देखो, ऐसी माता के गर्भ से जन्मे जिसको ये रोग था, वही रोग हमारे आया। अब हम भजन कर रहे हैं, लेकिन निर्णय तो पहले हो चुका था ना, इस शरीर को ये कष्ट मिलेगा, इस शरीर को कष्ट मिलेगा। अब भजन का फल देखो कि दोनों किडनी फेल है, हर तरह की परेशानी है, लेकिन हर परेशानी में एक आनंद है। हाँ, बस ये केवल उनकी कृपा से, ये हमारे श्री जी के चरणों का आश्रय लेने का फल है कि ऐसी स्थिति में भी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम बैठकर दिनचर्या कर रहे हैं, और ये इस शरीर के पूर्व पाप का फल है कि जो भोगना पड़ रहा है। जैसे भीष्म जी अखंड बाल ब्रह्मचारी, पर 6 महीना बाणों की सैया में, रामकृष्ण परमहंस जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, पर कैंसर गले का था ना, ये शरीर को भोगना पड़ता है। हम लोग विचलित तो हो जाते हैं ना जी। हाँ, महान पुरुष, महान आत्मा, पर उसमें विचलित इसलिए नहीं होना कि भगवान का यही विधान होता है।
भगवान का अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अपने को पता चल जाता है, तो अब जो भी हमारा हिसाब किताब वो सब बराबर कर दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं, वो लीला भी आ रही है क्योंकि अब जाना है और पूरा हिसाब बराबर होना है। तो कहो गलने लगे, कहीं से कीड़ा पड़ जाए, कहो और परेशानियां हो जाए, परेशानियां बढ़ जाए, पर अब ये परेशानियों का अंत है। जन्म जन्मांतर की परेशानियों का अब अंत है। अच्छा, जैसे हम कह देते हैं कि अब हमारा आखिरी जन्म है, तो जब भोजन में पेट भर जाता है तो दूसरे से प्रमाण थोड़ी लिया जाता है। ऐसे हमारी छाती कहती है कि अब तुम्हारा काम हो गया। तो अब हमको परेशानी नहीं है। अच्छा, काम ना हुआ, मान लो हमको यहाँ से 100 किलोमीटर जाना, हमारी गाड़ी बीच रास्ते में फेल हो जाए तो हाहाकार मच जाएगा कि नहीं। अच्छा, घर पहुंच गए और फिर पता चला गाड़ी जो है ब्लास्ट हो गई, अब क्या परेशानी। हम अपने घर आ चुके, हमारा काम हो चुका है। अब ये शरीर चाहे सड़ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जैसे इन्होंने प्रश्न किया, एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि आप प्रभु को, राधा रानी को कह नहीं सकते कि आपका शरीर ठीक कर। नहीं, हम क्यों कहें, हमारा काम हो चुका है। उनको काम कराना है तो आप देख रहे हो 18 साल से किडनी फेल हो, हम उपदेश कर रहे हैं। देखो, कई लोगों ने हमसे कहा कि किडनी बदला लो, तो हम प्रिया जो से कहते हैं, राधा रानी से, कि जब किडनी बदलाने पर अगर हम सही काम कर सकते हैं तो इन्हीं किडनी से क्यों ना करवाओ। आप तो कर तुम अन्यथा कर तुम हो, और वो करवा रहे हैं। ये हमारे शरीर का पूर्व प्रारब्ध है और ये हमारी लाडली जू की अपार कृपा है। और हम कह इसलिए नहीं सकते कि अब हमको आवश्यकता नहीं। अगर हम इस शरीर को प्यार करते तो वो हमें गति ही ना मिलती, और जब उस गति से प्यार किया तो शरीर से प्यार है नहीं। अब ये चाहे आज रखे चाहे 100 वर्ष रख दे, उनकी बात क्या है। अरे वो कहो ऐसी किडनी को 20 वर्ष और चला दें। हमारी तो आशा यही है महाराज जी, चलती रहे। अब हमारी तुम्हारी आशा से क्या श्री जी की बात है, उनका विधान करेगा। हमारे अंदर ये नहीं आ सकता शरीर ठीक कर दो। जैसे आपके सामने 2000 रुपए नोट रखे जाएं ढेर सारे, तो अब आप लुभायमान होंगे क्या, क्योंकि 2000 चलते नहीं ना। तो ऐसे हम इस शरीर से अब लुभायमान नहीं। ये चाहे चिकना बने और चाहे काला हो जाए और चाहे सड़ जाए चाहे फूल जाए, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक जान रहेगी इसमें तब तक हम आते रहेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसे दहाड़ते रहेंगे, और जब उनको बुलाना तो बुला ले, कोई बात नहीं। इससे हमारा प्यार नहीं है, ये हमारे प्यार का विषय नहीं है। हमारे प्यार का विषय हमारी लाडली जो है और आप सबकी सेवा है। अब वो जितना करवाना चाहे उन्हीं की सेवा से होगा। देखो, बड़े बड़े स्वस्थ शरीर 1 मिनट में नष्ट हो जाते हैं, भीषण बीमारी, और फिर भी 18 साल से हमारी दिनचर्या चल रही है। कम कृपा है क्या दिनचर्या? मान लो यही हम व्हील चेयर या बिस्तर में पड़े पड़े काटे, यही दशा काटे, तो एक वो जीवन है और एक ये जीवन है कि हम आ रहे जा रहे, आपसे बात कर रहे, प्रश्न उत्तर। अगर हम ना बताएं तो जल्दी कोई जानेगा नहीं कि हम किडनी फेलियर हैं। क्यों? ऐसा कुछ लक्षण दिखाई देता है बाहरी ज्यादा? थोड़ा बड़ा तो चेहरा वेरा तो फूला हल्का भले नजर आए, हम सब में सबसे ज्यादा फिट लग रहे। तो जब हम जैसे चलते हैं ना, तो अब ढांचा ऐसा है, श्री जी का बल है, तो हम एकदम मस्ती में चलते हैं। तो लोग कहते बाबा जी की किडनी के बार डायलिसिस हमारी हो गई थी, इन्फेक्शन हुआ था जी, तो इतना कमजोर शरीर हो गया, हमको आप में कुछ कमी नहीं दिख रही। वो केवल भगवान का प्रताप, भगवान का। कहने का मतलब है कि इंसान जो है उसको किसी न किसी का अगर सपोर्ट है तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी को जीत सकता है। और अगर वो रोते हुए बैठ गया, अगर उसने सारे पूर्वाग्रह पाल लिए कि अब तो कुछ नहीं होगा, तो फिर वास्तव में कुछ नहीं होता है। यहाँ पर पूरा बिलीफ सिस्टम काम करता है कि आप क्या सोचते हैं। प्रेमानंद महाराज क्या सोचते हैं इस पे बात पे जो है 18 साल उन्होंने इस प्रकार की किडनी से निकाल दिया, जबकि लोग किडनी को ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, उसके बाद भी वो किडनी 10-11 साल में फेल हो जाती है। कुछ लोगों की तो 2-4 महीने बाद ही फेल हो जाती है। और इसको कहते हैं सपोर्ट, किसी ईश्वरी शक्ति का सपोर्ट, पराशक्ति का सपोर्ट। तो इंसान को हर जगह सपोर्ट लगता है, या तो ईश्वर का सपोर्ट ले लो, या तो जो है ज्ञान का सपोर्ट ले लो, या जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। आज महाराज जो है उनको मार्गदर्शन है, उनको सपोर्ट है ईश्वरी शक्ति का, तो आज वो इतना लगता ही नहीं कि वो बीमार है। ना उनकी बात से लगता है, ना उनके ब्रेन से लगता है, ना उनकी बुद्धि से लगता है, ना उनके शरीर से लगता है, ना उनके
जो है तेज को देख के लगता है, कोई कहेगा ही नहीं कि इनको, अगर वो खुद नहीं बताया तो पता ही नहीं चलेगा कि उनकी दोनों किडनी खराब है और 18 साल से उनको डायलिसिस हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ा मैसेज इसमें है कि अगर ओवरकम करना है बीमारी को तो हमारे बिलीफ सिस्टम को जो है हमें सबसे पहले तो, अभी रिसर्च पेपर कह रहे हैं कि हार्ट अटैक जो है माइंड की खराबी से आता है, ना कि ब्लॉकेज से आता है। अगर आपका ब्रेन खराब है, ब्रेन डर्टी है, ब्रेन में एंजाइटी हो रही है, आपके ब्रेन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप जो है अनेक प्रकार की चीजों में उलझे पड़े हैं, आपको निश्चित तौर पर अटैक आएगा, क्योंकि आपका जो है माइंड काम नहीं है, पीसफुल नहीं है। और ये मैं नहीं बता रहा, ये बड़े बड़े डॉक्टर जो है मंच पे आके बता रहे हैं, जो पद्म भूषण है, वो लोग ऐसी बातें मंच से कर रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक इज नॉट ड्यू टू ब्लॉकेज, इट इज ड्यू टू माइंड। तो ये बात तो भारत हमेशा से कहता आया है कि जो है आपका माइंड कब खराब होता है, आपका माइंड है कहाँ, आपका एक एक सेल में माइंड है। इसीलिए तो हर सेल के ऊपर एक कहा जाता है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब सेल, हर सेल में अपना एक ब्रेन है, माइंड है। तो पूरी बॉडी में माइंड है। जब भी हम गलत संगत में रहते हैं, गलत विचारों वाले व्यक्तियों के साथ रहते हैं, गलत चीजों का चुनाव करते हैं, एक एक सेल बिगड़ जाता है, पूरा बॉडी का माइंड बिगड़ जाता है। फिर आप कितना भी उसको कुछ भी करने की कोशिश करो, शॉर्टकट की कोशिश करो, तो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास जो है एल्कलाइन जो है पानी को हम बना सकते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं, क्लोरीन निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को हटा सकते हैं। मतलब जो जो काम एक प्राणायाम करता है वो सारे काम पानी कर सकता है। लेकिन अगर पानी के साथ प्राणायाम भी कर लिया तो निश्चित तौर पे जो है एज पैन कार्ड पे तो बढ़ेगी, लेकिन जो है ऐसे रिवर्स हो जाएगी। तो ये कितनी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग जो है हम करके हमारे बॉडी को माइनस में कंटिन्यूस रख सकते हैं आजीवन, और जो है अपनी जो है एक अच्छी मृत्यु तो सभी को आना है, कोई कुछ भी करे, लेकिन जो है अगर हम रुक गए, ठहर गए, ऑक्सीजन को रोकना सीख गए। टेक्नोलॉजी तो ऑक्सीजन को रोक के ही आपको पानी दे रही है ना। हाइड्रोजन बढ़ा, ऑक्सीजन कम हो गया, इसीलिए तो हाइड्रोजनेटेड वाटर कहलाया। वो ऑक्सीजनेटेड वाटर थोड़ी कहलाया, वो तो नीचे का जो पानी है जो ग्रे पाइप से निकलता है वो ऑक्सीजनेटेड वाटर है। ऊपर वाला पानी थोड़ी ऑक्सीजनेटेड है, वो तो जो है हाइड्रोजनेटेड वाटर है, उसमें हाइड्रोजन की प्रचुरता है। तो कहने का मतलब जो है थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें चीजों को कि किस प्रकार का पानी हम पी रहे हैं, और थोड़ा सा पानी को बदल दिया 2-2.5 लाख रुपए लगा के, तो जो ये हाइड्रोजनेटेड वाटर है जिसमें सूर्य की ताकत है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के कारण वो अल्कलाइन हो गया है, तो उसमें जो है चंद्रमा की भी ताकत है। चंद्रमा बॉडी को नरिश करेगा, सूरज हमारे प्राणों को नरिश करेगा। तो जो है प्राण हमेशा एसिडिक बॉडी से उड़ जाते हैं। जब भी बॉडी 100% एसिडिक हो जाती है ना, तो प्राण जो है शरीर से चले जाते हैं। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, शीघ्र पतन, व्हाइट डिस्चार्ज, पीसीओडी, हाथों की बीमारियां, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। इन चीजों को तो 1 महीने के अंदर ही जो है ओवरलुक किया जा सकता है, इसको उसको ओवरटेक किया जा सकता है, और एक हेल्दी बॉडी जो है 40-50 दिन में प्राप्त की जा सकती है। लोग प्राप्त कर रहे हैं माओ के सानिध्य में, है ना, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी कर रहे हैं इन चीजों। तो इसीलिए हम एक सनातन लाइफस्टाइल की बात करते हैं। अब जो है एक वीडियो ऐसा जो सभी को जिसकी जरूरत है, लोग बार बार पूछते हैं कि ये व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, तो इसको क्विकली कैसे ठीक करें। तो खानपान की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन वो कौन सी एक्सरसाइज है जिससे ये शीघ्र पतन ठीक होगा, आपका एवीएन ठीक होगा, आपका जो है नाभि के नीचे की बीमारियां ठीक होंगी, वो सभी कर सकते हैं वो एक्सरसाइज। तो एक उसका वीडियो हम जो है शेयर करते हैं आपको। साइकिलिंग ओवरवेट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहले शवासन में सीधे लेट जाते हैं, दोनों हाथ के हथेली नीचे की ओर, और पैरों को उठा करके जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे ही पैरों को घुमाते हैं। पूरा पैर उठाते हैं, पूरे पैर को फिर सीधा करते हैं। नीचे जब पैर जाता है तो पैर की एड़ी लगभग जमीन से छूती, ऊपर पैर उठता है तो पूरा ऊपर उठने दें। और इस तरह से एक तरफ से करने के बाद उसके विपरीत दिशा से भी, उसके रिवर्स, उसके एंटी क्लॉकवाइज करें। इस तरह से यहाँ द्विचक्रिकासन साइकिलिंग एक एक पैर से करने के बाद जो स्वस्थ व्यक्ति हो, अर्थात हड्डियों की कमजोरी ना हो, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ना हो, कमर में दर्द ना हो, रक्तचाप, हृदय रोग ना हो, तो
तो दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। पेट के लिए, वेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो ओवरवेट्स हैं वे नित्य प्रति साइकिलिंग का अभ्यास किया करें, कपालभाति प्राणायाम किया करें, सुबह उठ करके गर्म पानी पिया करें, खाने पीने पर थोड़ा नियंत्रण रखा करें और नित्य प्रति अर्धलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन किया करें। वो एक दिन बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। कोई न मोटा रहेगा न कोई मोटी रहेगी। और जब आसनों के करने के बाद थकान हो जाए तो थोड़ा शवासन कर लें और उठते समय बाएं करवट से उठा करें, हाथ से थोड़ा सहारा लेते हुए। इस आसन को नियमित रूप से सभी करें, पुरुष भी करें, महिलाएं भी करें, बच्चे भी करें, सभी के लिए अच्छा है। जो है डाइजेशन को ठीक करेगा, सबसे पहले तो डाइजेशन को ठीक करेगा, आंतों को ठीक करेगा। जो है नाभि के आसपास जितने भी आपका मस्कुलर सिस्टम है, कूल्हे के आसपास, उन सबको बल देगा। आपके जो है चंद्र को मजबूत करेगा ये आसन। जो आपका जो चांद है जो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आप रोक नहीं पा रही, जो आप नहीं रोक पा रहे शरीर से, जिसको आप रोकना चाहते हैं, पेशाब करने जा रहे हैं बाथरूम तक, उसको पहले ही आपको जो है हो जा रही है, मतलब आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो उन सब चीजों में जो है ये बहुत जोरदार तरीके से काम करेगा। तो जो है पीसीओडी, व्हाइट डिस्चार्ज, इंडाइजेशन, कब्जियत, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंतों को इतना मजबूत कर देगा कि आप अगर मट्टी भी खाएंगे तो भी जो है हजम हो जाएगी, इतनी ताकत है। एक पहले 10 बार करें, फिर 20 बार करें, पहले लेफ्ट पैर से करें, फिर राइट पैर से करें, फिर दोनों पैर से करें, धीरे धीरे करते करते इसको बढ़ाएं। 50 बार, 100 बार, 200 बार, 250 बार करें। एक बार जब आप फिट हो जाएं, 2-3 महीने करें, तो उसके बाद फिर आप इसको छोड़ दें। फिर जो है एक रूटीन में जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हिसाब से इसको 50-60 बार करें, लेकिन जितना ज्यादा बार करें, एकदम से 100 बार पहले दिन नहीं कर सकते। पहले दिन आप जो है 10 बार लेफ्ट पैर से, 10 बार राइट पैर से, उसके बाद दोनों पैर से 10 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ज्यादा से ज्यादा 50 बार करें। और 3-4 दिन करने के बाद ही आपको जो है असर दिख जाएंगे आपके शरीर के अंदर। इतनी जोरदार ये सब चीजें हैं, और ये सारी भारत से आई जो है, इसको किसी ने भारत को नहीं दिया, भारत ने सारी चीजें दुनिया को दी। तो अब हम हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम एक वीडियो भी देखेंगे जो पॉजिटिव एटीट्यूड पे जो हमारा एक वीडियो है कि कैसे एक जो है ऐसा बच्चा जिसको जमाने भर की तकलीफें थी, वो रेसलर बना और जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आया। सब कुछ उसने किया। एक बीमार आदमी जो है रेसलर बन सकता है, इस बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन हमारे सामने एग्जाम्पल है। हम 10-12 मिनट का वीडियो देखते हैं, फिर हमारे प्रेजेंटेशन पे आते हैं। सो कहने का मतलब है कि बार बार ये बात सिद्ध हो रही है कि बीमारी दिमाग में है, और जैसा मैंने बोला माइंड में है, और क्योंकि हम ऐसे थॉट्स से घिरे हुए हैं, हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, हम गलत लोगों से घिरे हुए हैं, इसलिए जो है पूरा, क्योंकि हर सेल में माइंड है, तो पूरा शरीर खराब हो रहा है। जैसे जैसे सारे सेल ठीक हो जाएंगे, माइंड ठीक होगा, मतलब हमारा बॉडी ठीक होगा। मैं कह रही हूँ कि अब आपको एक लिंक भेजा है मीटिंग का, उसको ज्वाइन करो बेटा। डॉक्टर ने बोला था कि भैया ये बीमारी डेथ के साथ जाएगी और मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा, इस बच्चे को बाहर बैठा दो, इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए ना तो आप सक्सेसफुल हो। नहीं तो अगर कहते हैं कि हमारी स्थिति चाहे कैसी हो, आर्थिक स्थिति कैसी हो, सामाजिक स्थिति कैसी हो, अगर हमारी मनोस्थिति अच्छी है ना तो फिर हम सक्सेसफुल हैं। जब तो दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, समझ लो आपका सपना छोटा है। इस सब चीजों में आपकी जो सोच है सही और एस्पिरेशनल सोच, और जो आप कहते हैं ना कि यू कैन नॉट क्रिएट समथिंग यू कैन नॉट इमेजिन, जो हमारी जो माइंड है वो जहाँ हमको ले सकती है वहां तक हम जा सकते हैं, और वो हमारी सोच की पावर है। इट्स द माइंड। तो जो हैंडीकैप है, जो हम कहते हैं ना ये मेरी कमजोरी, दिस इज माय हैंडीकैप, दिस इज माय वीकनेस, इट्स ऑल ओवर हियर एंड द पावर इज आल्सो हियर। A very warm welcome to another exciting Think Right podcast today with the one and only Sangram Singh, who has not only been a speaker for the Indian Army, but a global athlete, a philanthropist, a farmer, an MMA fighter, the first one going from India. You know, his journey has been one where from being paralyzed at a very early age to really turning out to be someone who has become a world champion in wrestling. So, बहुत welcome Sangram ji, thank you for being
on this show with us. We also have with us, the ever radiant Brikesh Sister Shivani. Thank you so much for being here. And we are going to have a conversation today about someone whose journey is truly inspiring. And it's inspiring in more ways than one, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें आपकी एस्पेक्ट की कि आप पे तो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है संग्राम जी। तो ये आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, और उससे हम किस तरह से माइंडफुलनेस के लेसन्स वगैरह ले सकते हैं, वही उस तरह से हम आज के पॉडकास्ट को थोड़ा फ्रेम करेंगे। तो शुरू में आप हमें थोड़ा आपके जर्नी के बारे में बताइए कि व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, आप व्हील चेयर पे थे, पैरालाइज थे इनिशियली, ये वहां से होके आप वर्ल्ड चैंपियन इन रेसलिंग, वो जर्नी कैसी बनी और उसमें कैसे ये चीजें थी जिनको आपको ताकत मिली कि आप ये कर पाए। नमस्ते राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। दीदी आपको भी नमस्ते। देखिए क्या है कि मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था जी, और मेरा गांव पड़ता है हरियाणा में, रोहतक जिले में मदीना, और मैं काफी हम्बल फैमिली में पैदा हुआ। तो क्या है कि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जिंदगी वो नहीं होती जो हमें मिलती है, जिंदगी वो होती है जो हम बनाते हैं। अगर आपको गुड बनना है, किसी चीज में अच्छा बनना है, तो आप में टैलेंट चाहिए। आपको ग्रेट बनना है तो कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब लगातार करो। अगर आप ग्रेटेस्ट बनना है ना, तो आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो मैं बहुत आम बच्चों की तुलना में बहुत कमजोर था, और हम भाई हैं, एक बहन है, मतलब बहन और भाई मेरे से बड़े हैं। तो जब मैं 3 साल का हुआ, 2-3 साल का हुआ, तो मेरे पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया ऐसे। तो वहां कहते कि कीड़े हो गए हैं पेट में या कुछ हो गया है, कभी इस डॉक्टर की दवाई दिखा लो, कभी यहाँ, वो देसी वैद्य होते उस टाइम पे। फिर जो उम्र बढ़ती गई, दर्द यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं मतलब अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था, और फिर मैं स्ट्रो पे आ गया, मतलब ये इनमें पेन होता था। और रूमेटिक अर्थराइटिस डॉक्टर कहते हैं कि 30 तरीके का होता है, और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि आप इसमें आप तो उठ तो जाते हो, आपकी आंखें खुल जाती हैं, मगर आपकी आंखें खुल गई, मगर आपको मूव करने में, बॉडी हिलाने में, आपको जब थोड़ी सी धूप निकलती तब होता था। और ये व्हील चेयर सब अखबार वाले लिखते हैं, और इतने पैसे होते थे ना, कि कोई व्हील चेयर कुछ होता ही नहीं था। जब ये थोड़ा ठीक होता था, फिर लकड़ी के सहारे या नॉर्मली नेचर खोल के लिए जाना है, तब होता नहीं था, तब ऐसे मूव करते थे। और मुझे आज भी याद है कि मैंने गांव में एक मिट्टी कुश्ती देखी, क्योंकि क्या है कि हरियाणा में उधर कुश्ती बहुत फेमस है। जितनी इज्जत एक की है पहलवान की है, वो उतनी इज्जत किसी की है नहीं। मतलब जैसे क्रिकेट का या बाकी, भले ही कपिल देव साहब ये सब आए, मगर इतना जुनून नहीं था जितना रेसलिंग का जुनून है वहां पे। तो वहां पे पहलवानों को घी मिल रहा, दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार नहीं पहलवान होता। तो मैं ऐसे एक दोस्त को बोला लेके चल, फिर उस दिन झगड़ा हो गया वहां पे कुश्ती में, और कोई मुझे उठा के लेके आया। तो मतलब उसने मुझे ढेर सारी बातें सुनाई, टांग है नहीं, रेस में नाम लिखाओगे, सब करोगे, वो सब करोगे, और आपको सबसे ज्यादा मारते वो हैं जो आपके, जो कहते हैं ना आई एम देयर फॉर यू, देखो कम्बल वही खींच रहा जो पास होएगा। तो वो सब कहते थे, बहुत चिढ़ाते थे, आपके रिश्तेदार, आपके जो दोस्त, आपकी बाकी चीजें। तो मगर एक चीज था कि मेरी माँ मुझे हर रोज कहती थी कि भैया मेरा बेटा पहलवान बनेगा, बड़ा बनेगा। तो वो मुझे जब मैं सोचता था ना, तो चीजों करती थी, भले ही वो कितना ही कुछ हो। मुझे आज भी याद है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, जब मैं एक बोला कि मुझे अखाड़े में लेके चलो जहाँ पे सब करते थे, तो उन्होंने मुझे देखा, मैं ऐसे गया, थोड़ा सा लंगड़ा था सा। तो उसने बोला कि भैया जो अखाड़े का मैटर था कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा जी मैं भी पहलवान बनना चाहता हूँ, रेसलर बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि भाई आप तो खड़े हो गए तो बड़ी बात है, मेरे पास हजारों बच्चे आए हैं, और मैं बता सकता हूँ कि कौन क्या होगा, कौन क्या बनेगा। आप अगर अपने पैर में चल लिया ढंग से, तो आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट होगी। उस दिन वाकई टूटा था कि भैया ये किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, शायद ये ठीक कह रहा होगा। तो मैंने उससे उस दिन पूछा था कि जी आपकी नजर में रेसलर कौन होता है। बोला जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। मैंने कर रहा है, बोला तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही, मतलब हुआ नहीं। तो उस दिन में टूटा, ये सारी चीजें की। मगर मेरी माँ मुझे कहती थी, और इसमें एक लाइन और जोड़ रहा हूँ मैं, जब मैं 6-7 साल का था, घर वालों के पास इतने पैसे होते नहीं थे कि वो कहीं से वो करें। उन्होंने कोई प्लॉट सब किया, मुझे कहीं दिल्ली अस्पताल में लेके आए, बड़े हॉस्पिटल में। तो डॉक्टरों ने बोला था कि भैया ये बीमारी डेथ के साथ जाएगी, और मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा, इस बच्चे को बाहर बैठा दो, इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
और इस बीमारी में आप इस बॉडी के ये बिल्कुल हिलाओ मत। मेरी माँ मुझे 10 से 15 बार मसाज करती थी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी है रूमेटिक अर्थराइटिस का हर बीमारी 200% क्योरेबल है। हर डॉक्टर मुझे कहता था कि 6 महीने पकड़ लेगी, 1 साल पकड़ लेगी। आज मेरी पैर की उंगलियां टेढ़ी है। कभी मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरा रिजेक्शन है। मैं एक कदम चल नहीं सकता था, आज मेरा स्टेमिना मेरी ताकत है। तो वहां से उस दिन का बात है, मेरी माँ दिन में मुझे 10 से 12 बार मसाज करती थी, 15 बार। कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक उससे, जितना होता। और अब पिछले 30 साल से मैं वैसे डॉक्टर रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर ना उनको जानता, ना उनकी माता, ना इतनी सुनता। तो मेरा मानना ये है कि नेचर से बड़ा कोई डॉक्टर है ही नहीं। और अगर आपने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए ना तो आप सक्सेसफुल हो। नहीं तो अगर कहते हैं कि हमारी स्थिति चाहे कैसी हो, आर्थिक स्थिति कैसी हो, सामाजिक स्थिति कैसी हो, अगर हमारी मनोस्थिति अच्छी है ना तो फिर हम सक्सेसफुल हैं। तो वो जर्नी थी। मैं वहां से हर रोज टूटता था, उठता था, गिरता था, खड़ा होता था। एक गिलास उठाना स्टार्ट किया, पानी का स्टील का गिलास होता छोटा, फिर एक बाल्टी होती छोटी, एक छोटा सा कमरा होता था, उसमें हमारी गाय भी होती थी, उसमें उसी में चूल्हा होता था, उसी में मेरी माता जी, मेरी बहन, भाई, हम सारे उसी में रहते थे। और वो तब वो वाकई थोड़ा अच्छा था। जो आजकल है ना, आजकल तो मतलब आजकल का लाइफ मतलब जो जिंदगी है वो तो डिफरेंट हो गई। मेरे तब अच्छा था। मगर मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि जो वो परमात्मा ना, वो दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। और जब आप किसी रास्ते पे जाते हो ना, सफलता की उसमें पहली आपकी लड़ाई कुदरत के साथ होती है। या तो आपको तोड़ेगी या फिर आप उठोगे। उठोगे तो फिर कुदरत भी आपका साथ देगी। तो मैं एक बात ये सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी में मैं मतलब थोड़ा सा बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। मैं थोड़ा सा वैसे ही सोचता हूँ कि भाई जब दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है। इतिहास है ना, पागलों में से कोई रचता है। समझदार तो बैठ के पढ़ते हैं कि ये आया, वो कर दिया, दूसरा तीसरा कर दिया। और अगर आपकी कोई सीमा है ना, तो ये आपकी सोच है कि आपकी कोई सीमा है। कोई सीमा हो ही नहीं सकती। हम जहां से आए हैं, तो तब से मैं खड़ा हुआ, मैं चल नहीं सकता था तो मैं रेसलर बना। मैं पहले मिट्टी कुश्ती खेला, मुझे आज भी याद है, मैं 1 रुपए की पहली कुश्ती खेला था। और वो 1 रुपए कुश्ती में हार गया था। और उसने मुझे इतना वो घुटने उठने वो किए थे। मेलों में कुश्ती होती थी दीदी जी गाँव में। और मेरी माँ पूरी रात मुझे ऐसे, क्या होता था, एक मसाज क्या होता था कि तवे पे वो रुई रख के और वो सेकती रही थी। बस ये है, वही फिजियोथेरेपी होती थी। और फिर मैं आ गया, मैं बहुत शाय था, मुझे पता नहीं था कि मैं बोलता था, मेरी टंग से राड़ बकती थी, क्योंकि रूमेटिक अर्थराइटिस का इतना टफ प्रभाव था, मैं बोल नहीं सकता था। फिर मैं मौका मिला, मैं स्पीकर बना। मैं इंडियन आर्मी से जुड़ा, फिर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला स्पीकर बना, मोटिवेशनल स्पीकर बना। आज मुझे मौका मिलता है, मैं देश के सर्वोच्च संस्थान में जाता हूँ या बाहर जाता हूँ, या मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ। और फिर मैं कुश्ती में आया तो वहां से कुश्ती खेली, मिट्टी कुश्ती खेली, फिर नेट पे आया, फिर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। और तो क्या होता, स्पोर्ट्स में पैसे नहीं होते थे। आज स्पोर्ट्स में बहुत पैसे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं सीनियर वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप में जा रहा था, मेरे पास है ना वीजा फी के पैसे नहीं थे। फेडरेशन ऐसी थोड़ा सा हो रही थी, 2005 की बात बता रहा हूँ। तो फिर मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में आया, मैंने कन्वर्ट किया। तो वहां पे आया, तो वहां पे वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बना। और जो सब कहते थे, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई अपना जवाब है ना आपकी मेहनत से दो, बाकी चीज सब चलती रहेंगी। फिर मैं टीवी पे आया, मैं बहुत शाय था, मुझे पता नहीं था टीवी क्या है, सारी चीज क्या है। मैं ढेर सारे शो किए, पहले ऐसे नॉर्मल करता था, अब मैं फिल्म करने जा रहा हूँ या फिल्म कर रहा हूँ, बाकी चीज कर रहा हूँ। तो मेरा ही मानना है कि लगे रहो। और एक टाइम ऐसा होता था कि बस का किराया नहीं होता था, 10 किलोमीटर हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और जो आजकल के बच्चे करते हैं ना कि ये चीज चाहिए, अब एक सर्दियों में सैंडो वो बनिया होती थी, यहाँ तक की बनिया नहीं होती थी व्हाइट, जैसे वो हमारी दादी माँ या माँ जो आटा पीसते थे, वो मतलब वो सेम बनियान हम पहनते थे। और डाइट क्या होती थी कि ज्वाइंट फैमिली में रहता था। आजकल कहते हैं ना कि प्रोटीन खाओ, विटामिन खाओ, मिनरल खाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा दिल करता है कि क्यों बहका रहे हैं सबको, क्यों परेशान कर रहे हैं। आप कहीं जिम में चले जाओ, आपका वेट 70 kg 140 ग्राम प्रोटीन खाओ। 30 साल मुझे रेसलिंग करते हुए हो गए। मैं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, ढेर सारे रील मिलेंगी। 3 वर्कआउट करो, बॉडी को ऐसे बना दो। वो सब फालतू की बात है। 30 साल हो गए मुझे करते हुए। बॉडी बनाने में और बॉडी में ताकत बनाने में बहुत फर्क है।
और याद रखना, कोई प्रोटीन, कोई विटामिन, कोई मिनरल आपको मजबूत नहीं बनाएगा। बहुत कोई मैं देखता हूँ क्रिकेटर बाहर से मंगवाए पानी पीते, कोई पानी आपको नहीं करेगा। सबसे मजबूत चीज, सबसे विटामिन खाना क्या है, प्रोटीन वाला खाना क्या है? अगर आप खुश होके सूखी रोटी प्याज खाते हो ना, तो उससे ज्यादा प्रोटीन विटामिन मिनरल कहीं मिलेगा ही नहीं। एक पुरानी कहावत है कि जैसा खाएंगे अमन वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये सब वहम है कि भैया ये खा लो, ये कर लो, वो खा लो, वो कर लो, और ये सारी चीजों का एक सर्कल है, सर्कल घूमता रहता है कि भाई ये कर लो, आज ये बीमारी, मैं खूब खाता हूँ, खूब वो करता हूँ। और मैं सबको एक बात बोलता हूँ कि भाई ताकत, अगर आपको एक्चुअली ताकतवर बनना है तो देखो 100 में से 98% इससे नीचे खाते हैं, सिर्फ 2% है जिसको थोड़ा खिलाते हैं। और ऐसे ही जो माता पिता जो आजकल, मैं भी बात भी कर रहा था, 98% अपने बच्चों को पालते हैं, सिर्फ 2% परवरिश करते हैं। देखो कुत्ता भी अपने बच्चों को पालता है, मगर शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। पालने और परवरिश करने में बहुत फर्क है। तो हम यहाँ यही देखते हैं। आजकल मैं एक बात कर रहा था दीदी, मैं एक बात कह रहा था कि जो माता पिता जो थोड़ी कम पढ़े लिखे हैं ना, वही बच्चों को आगे ले जाते हैं, भविष्य बना लेते हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, मैं देख रहा हूँ, वरना कोर्ट के बाहर ही घूमते रहते हैं, इधर उधर, कभी चक्रों में कभी चक्रों में। तो लाइफ में मैं नहीं कहता कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ो, मगर सीखने के बीच में पढ़ाई को मत आने दो। अच्छी बात, आजकल स्कूल में जाओ, आपको बड़ी अच्छी बात है, आपको सब कुछ लेना है, स्कूल की डिग्री लो, आप साक्षर जरूर बन जाओगे, मगर शिक्षित तो आप वैल्यूज से बनोगे। वैल्यूज क्या होती है? आज भी हमें कोई बड़ा इंसान खड़ा होगा ना, तो हम बैठेंगे नहीं, हम जी करके बात करेंगे, हम सबसे अजीब से बात करेंगे। तो उससे नॉर्मली स्टार्ट हुआ, तो हम वहां से आए, तो फिर मैं वहां खड़ा हुआ, मौका मिला, प्रोफेशनल इंडिया के लिए खेला। एक टाइम ऐसा होता था कि जब स्पोर्ट्स में पैसे नहीं होते थे, तो एक मैं सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहा था, यानी सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ओलंपिक के बाद बड़ा टूर्नामेंट होता है। मैं भी चाहता था कि देखो स्पोर्ट्स कंप्लीट तब होता है जो आप ओलंपिक में जाओ, मेडल जीतो, मगर लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस वो कर नहीं पाए। तो मैं जा रहा था, हम खेल के आए, तो मुझे पता है कितनी दिक्कतें होती थी। तो थोड़े दिन बाद मैंने प्रोफेशनल रेसलिंग में टर्न किया, तो मुझे ऐसे मैं करने लग गया, तो मैं वहां पे 2012 में वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, फिर कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बना, फिर ये सारे टीवी वाले सब, तब तक मुझे पता नहीं था, फिर ये भागने लग गए। फिर मुझे ऐसा एहसास होने लगा, जब मैं रेसलिंग करता था, जब स्ट्रगल था, तो कुछ था नहीं। एक टाइम ऐसा देखा कि मैं 102 बुखारों में 50 रुपए कुश्ती लड़ता था, क्योंकि सुबह खाना नहीं होता था। तो अब ये सारे डाइट की, प्रोटीन की बात करते हैं ना कि हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। मेरी माता जी एक एक्स्ट्रा अपनी रोटी मेरे लिए रखती थी ज्वाइंट फैमिली में, कि भैया मैं खा लूंगा, तो वो खा के हमने सब ये स्टार्ट किया कि ये सब आ जाएगा। ताकत खाने से नहीं आती, ज्यादा खाओगे कहाँ जाओगे, टॉयलेट जाओगे, कहीं जाओगे। ताकत आती है आपके सोचने से, आपके विचारों से। और वो भी आप काम करो तो सोच करो कि भैया आप अपना काम नहीं कर रहे, आप परमात्मा काम कर रहे। फिर उसके बाद फिर मैं बहुत शायद हम बोल नहीं सकता था इतना, फिर मैं स्पीकर बना, क्योंकि मैं रूमेटिक आर्थराइटिस इतना टफ था कि थोड़े दिन बाद मेरे शब्द उतने साफ नहीं होते। आज भी मैं इसके लिए अभ्यास करता हूँ, अगर मैं नहीं करूँ ना 5 दिन, तो मेरी आवाज थोड़ी सी तुतलाने लग जाती है। आज तक मैं इसका अभ्यास करता हूँ। फिर मैं आया, मुझे मौका मिला, मुझे इंडियन आर्म से मौका मिला, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर बना, 2014-15 में स्पीकर बना। फिर देश के सर्वोच्च संस्थान जाता हूँ, अब मिलता मौका। मैं दिल्ली में होता था, तब मुझे उस टाइम IPS से मिलना बड़ा मुश्किल होता था। आज मैं वहां जाता हूँ लबासना, जहाँ पे ये ट्रेनिंग करता है IAS, IPS, IRS या बाकी जगह। तो मैं एक बात सोचता हूँ कि मेरा देश मान तो मेरा क्या होता। फिर मैं बहुत शायद था, टीवी पे आया तो ढेर सारे शो किए, तो पता ही नहीं होता था शो क्या है, क्या करना है। सारे रियलिटी शो किए, डिफरेंट। फिर शो होस्ट किए। अब मुझे पता चला मैं फिल्म कर रहा हूँ। तो मेरी लाइफ में जो मेरा रिजेक्शन था, उसको मैंने मोटिवेशन बनाया। और कोई कुछ कहता ना, सामने वाले सिर्फ आपकी ताकत का, आपके पैसे का अंदाजा लगा सकते हैं, मगर आपके हिम्मत और हौसले का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। एक बार मेरे हाथ में चोट थी और टाके लगे हुए थे। एक टूर्नामेंट था, मेरा कोच बोला कि भैया हाथ पे टाके लगे हुए, रेसलिंग कैसे करोगे, रेसलिंग बगैर आते कैसे कर सकते हो। मैंने कोच सब टाके हाथ पे लगे हैं, टाके जोश पे लगे हैं, हौसलों पे टाके लगे, हम रेसलिंग करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर। तो आई थिंक लाइक नहीं, बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन आपने दिया है। एंड आई थिंक ये सब चीजों में आपकी जो सोच है,
सही और एस्पिरेशनल सोच, और जो आप कहते हैं ना कि यू कैन नॉट क्रिएट समथिंग यू कैन नॉट इमेजिन, जो हमारी जो माइंड है वो जहाँ हमको ले सकती है वहां तक हम जा सकते हैं, और वो हमारी सोच की पावर है। सिस्टर शिवानी और हम हमेशा बात करते हैं कि थिंक राइट, सही सोच से पूरी लाइफ बन सकती है। सो इज सच अ इंस्पायरिंग स्टोरी कि जिस तरह से ये चेंज इसी खुद की लाइफ में, अल्टीमेटली ये सब हमारी एक्सपीरियंस में होता है, तभी हम जाके दूसरों को, आप जिस पैशन से बात कर रहे हैं तभी हम जाके बोल सकते हैं। सो व्हेन वी थिंक ऑफ द राइट सोच, और आपने कहा कि ग्रेटेस्ट बनने के लिए वो जरूरी है, हाउ डू वी ब्रिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स थ्रू आवर थॉट्स? See, first thing when I was hearing his story, उनकी मदर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। She used the power of affirmation. See, जब आपको पहली बात आप फिजिकली दिखाई दे रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है, तो जब हम कहते हैं ना साइंटिफिकली प्रूफ, तो दिखने में तो यही आ रहा है ना कि कुछ भी ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं है, हाथ ठीक नहीं है, बोलना ठीक नहीं है, तो पहले तो दिखाई दे रहा है, वी डोंट नीड प्रूफ ऑफ इट। दूसरा, फिर आपको सब डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये ठीक हो नहीं सकता, डॉक्टर्स ने आपको बोला हमें इलाज करने का फायदा नहीं है, 6 महीने से ज्यादा जिएगा नहीं, फॉरगेट कि खराब है, जिएगा नहीं। इतनी एविडेंस, इतना प्रैक्टिकल प्रूफ, इतना सब कुछ मिलने के बाद उस मदर ने कहा ये रेस्लर बनेगा। See, so before him, it is her. She has nurtured him with that vibration and that conviction. Because अगर उनकी पॉजिटिविटी होती भी लेकिन साथ में आपको कोई एक न मिलता, बिकॉज अब तो आप तो बचा है ना तब तो। सो देखो, जब डॉक्टर ने उनको बोला कि हिलाना नहीं, मालिश नहीं करना, she did her intuitive thing, but she was not just doing the मालिश, वो बोल भी रही थी साथ में कि ये रेसलर ही बनेगा, ये रेसलर ही बनेगा। आज बना लिया। अब अगर हम वो डॉक्टर से पूछे साइंस क्या कहती है इसमें, तो ऑलवेज हमें साइंस पे रुकना नहीं चाहिए। साइंस से भी ऊपर होता है हमारा एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस है। बिकॉज साइंस क्यों, इट इज मैटर, साइंस इज अ स्टडी ऑफ मैटर, बट इट इज माइंड ओवर मैटर। तो फिजिकली तो राइट है, डॉक्टर्स भी जो बोल रहे थे राइट है, कोई डॉक्टर ने रॉन्ग नहीं बोला होगा, लेकिन डॉक्टर को ये नहीं पता ना कि इनके माइंड की पावर कितनी है। डॉक्टर जो हमें रिजल्ट बताते हैं, इट इज बेस्ड ऑन 1 मिलियन पीपल हु आर गोइंग थ्रू दैट डिजीज। आज भी जो हमें स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, आपको ये कैंसर है, इसमें 10% रिकवरी रेट है, 90% नहीं, इसमें 50% ये साइड इफेक्ट्स है। ऑन व्हाट बेसिस दिस साइंटिफिक एविडेंस इज क्रिएटेड? मेजॉरिटी लोगों को इतना हुआ था, रिसर्च उसी बेसिस पर होगी, लेकिन हर एक का मन अलग है। So, सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो रहा मदर का ना, को तो वो परवरिश जो है कि खाने का त्याग किया, अपना वो दिया, लेकिन संकल्प नहीं बदला, इन स्पाइट ऑफ द होल एवरीवन अराउंड हर सेइंग इट्स नॉट। डॉक्टर्स ने बोल दिया, रेस्लर ने भी बोल दिया, तो किसने आपको हिम्मत दी? किसी ने भी नहीं, आपके अपने मन ने। तो शी हैज प्लेड अ वेरी फंडामेंटल रोल इन who he is today. If she was not there, I don't think this power would have come. Because सिर्फ मालिश नहीं किया ना, मालिश के साथ वो वाइब्रेशन भी डाल दी है अंदर, सारी उसमें डाल दी है ना, and then of course that has become his thought also. So, कहने का मतलब है कि यहाँ सारी चीजें ही सॉल्व हो गई। 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट, लेकिन इसको जितनी बार भी सुनो, या होश की बात हुई या जोश की बात हुई, अगर हाथ में टाके लगे हैं लेकिन जोश पे टाके नहीं लगे हैं, हौसले पे टाके नहीं लगे हैं। माँ मालिश करती थी 12-12 बार, 18-18 बार, और बार बार बोलती थी तू रेसलर बनेगा, है ना। ये जो पॉडकास्ट देखने के बाद हमें लगा था कि हमें मर्म चिकित्सा की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें इस समझ में आ गया था कि माँ ने जब भी 18 बार मालिश की है तो कुछ ऐसे मर्मों को माँ ने दबाया है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो इंसान अपना गिलास भी नहीं पकड़ सकता, वो व्यक्ति जो है आज वर्ल्ड चैंपियन है, आज जो है उसको फुर्सत नहीं है, आज वो पिक्चरें कर रहा है। तो ये मर्म की ताकत को हमने देखा, इसलिए हमने जो है इस एकेडमी में हमने मर्म चिकित्सा को भी इंक्लूड किया, जिसमें हम फटाफट कितने सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी देख रहे हैं। तो ये मर्म की ताकत है, हर चीज में देखिए ताकत है। जहाँ साइंस के ऊपर माइंड है, और जो है वाव यही कहती है कि आज हम भी बार बार ये कहने लगे कि किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की बीमारी को हम हमारे ब्रेन की ताकत से, हमारी समझ से, और हमारे जो भी तरीके, हमें तौर तरीके पता है जो हम सीख रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, हम ठीक कर सकते हैं हर चीज को। सो ये ताकत है। 10-20 मिनट का प्रेजेंटेशन लेंगे, फिर इसको हम जो है आज की मीटिंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो आज जो हमारा मीटिंग है, और आज हम क्योंकि आज हमने थोड़ा सा चेंज किया है चीजों को,
तो आज बहुत एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपके सामने बना के लाए हैं और बिल्कुल नया है, एक्सक्लूसिव है, पहली बार यहाँ पर इसको हम प्ले करेंगे। आज हम सिर से लेके नीचे तक आज उतरेंगे। आपको एक कटी चक्रासन तो आज साइकिलिंग योगा बता चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा रूटीन है, कैसा रूटीन हमारा होना चाहिए, तो हम सीधे बालों से स्टार्ट करते हैं, बालों से और नाखून से, क्योंकि बाल वो पार्ट है जो वेस्टेज कहा जाता है, जिसको बाल और नाखून आपके वेस्टेज बोले जाते हैं। लेकिन ये खराब क्यों होते हैं ये, तो सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करें। जो लोग भी बालों को डेली धोते हैं, बालों को धोने के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बालों को कभी भी बिना तेल लगाए धोना खतरनाक है, वो बहुत सारे बालों के रोग अंजाम दे सकता है। तो कभी भी बालों को धोएं तो सर पर तेल लगाएं, तेल कोई सा भी आप लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट तेल जो है कहा जाता है सरसों का तेल है, कच्ची घानी का, तो उसको अगर लगाया जाए उसके बाद बालों को शैम्पू किया जाए, क्योंकि शैम्पू जो होता है अल्कलाइन होता है, बाल एसिडिक होते हैं, इसलिए कंडीशनर करना जरूरी है। तो अगर हमारे पास कंडीशनर बहुत महंगा आता है शैम्पू से, है ना, तो लोग इस्तेमाल नहीं करते कंडीशनर। तो कंडीशनर जिसके पास नहीं है, अगर कैंगन वाटर ब्यूटी वाटर है, तो वो शैम्पू करने के बाद ब्यूटी वाटर से अपने बालों को अगर धोता है तो उसको किसी प्रकार के किसी कंडीशनर की जरूरत नहीं है। कंडीशनर हमने बताया भी है, लेकिन आज हम इस एपिसोड में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो कंडीशनर लगाना क्यों है, क्योंकि कंडीशनर एसिडिक है। हमने बालों को धोया, बालों की गंदगी को साफ किया, स्कैल्प में जो धूल मिट्टी जमती है, लेकिन उसके बाद वो पूरा एरिया अल्कलाइन हो गया। अब हमको उसको एसिडिक करना जरूरी है, नहीं तो जो है हमें सारे बीमारियां हो सकती हैं। सो हमने ब्यूटी वाटर में हमने चावल का भी जिक्र किया था। सो हेयर एंड नेल्स आर द डेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का वेस्टेज है, लेकिन ये खराब क्यों होते हैं। अब हम यहाँ से हमारे प्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है। दो मुंहे बाल के मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं, हमारे बाल दो मुंहे हो रहे हैं। देखिए, बाल जो है एक पाइप की तरह है। बालों के दो मुंहे होने का एकमात्र कारण है कि आपके बालों में पोषक तत्व का अभाव हो गया, मतलब फैट का अभाव हो गया है, अच्छा फैट जिसको कहते हैं। इसलिए मैं हर बार लोगों को और एक अच्छा देसी घी सुबह खाने की सलाह देता हूँ। अगर 2 चम्मच भी आप देसी घी खा लेते हैं रोज सुबह उठ के, उसके ऊपर आपका कैंगन पानी पी लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हमने 2 चम्मच भी अगर देसी घी हमें मिल गया, गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो जो मिल जाए वो पर वो देसी हो, प्योर हो, है ना। भैंस का घी भी है तो अगर प्योर है तो बहुत अच्छा है, गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। लोग तो बकरी का भी के दूध का भी घी खाते हैं, जो ऑलमोस्ट 2000-2500 रुपए लीटर आता है, बहुत महंगा आता है बकरी के जो दूध का घी, क्योंकि बकरी 38 to 39 प्रकार की पत्तियां खाती है, जिसका 0 कैलोरी होता है, और जो है उसके बाद वो जो है दूध बनाती है जिसमें 4000 कैलोरी होता है। तो जनरली जो है महात्मा गांधी भी इसीलिए बकरी का दूध का सेवन करते हैं, तो उसके दूध का जो घी है वो जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। तो बाकी घी आपकी मर्जी है, किसी भी प्रकार का फैट जाना चाहिए। फैट जो है, इसीलिए हमने बीजों के बारे में बताया। 4 बीज हम हमेशा बताते हैं, सफेद तिल, सूरजमुखी, अलसी और आपका हरे कद्दू के बीच की जो है मूंगफली बताते हैं कि उन सबको रात को भिगाइए और सुबह खाइए, तो आपको फैट मिलेगा। आपके दो मुहे बाल जो हो गए हैं वो सारे के सारे ठीक होने लग जाएंगे। बालों के फटने का कारण ही है आपके शरीर में फैट की कमी, और इससे फिर आपका जी भी घबराता है, आपको जी मचलाने जैसा भी होता है। अगर शरीर में फैट कम हो जाए, प्रोटीन कम हो जाए, तो घबराहट महसूस होती है। दूसरा, जब भी आपके शरीर में म्यूकस बढ़ जाएगा, मतलब कफ बढ़ जाएगा ना, कफ सर्दी अगर हो जाएगी, तो आपके नाखून फटने लगेंगे, आपके बाल खराब होने लगेंगे। अब ये कफ जो है, ये दोनों चीजों को, जो आपका जो वेस्टेज है, आपका जो है जो वेस्टेज पार्ट है, नाखून की वेस्टेज है आपको, और आपके जो बाल है वो भी वेस्टेज से बने हैं ना, डेड है। तो ये सबसे पहले कफ इन्हीं पे अटैक करता है। और कफ बनता क्यों है, पलके भी आपकी खराब होती है, आई लैशेज होती है जो वो भी खराब हो जाती है कफ के बढ़ने से। इसलिए कफ को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। कफ, सर्दी, आपका जो है ना, वात, पित्त, कफ, जो 3 चीजें आयुर्वेद ने बताई है। तो कफ के डैमेज होने से इतनी सारी चीजें हो सकती है। इसीलिए जब हम आंसू को मोती कहते हैं, आंसू को मोती हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आंसू, जब भी आप किसी बच्चे को रुलाते हैं, बच्चा जिद करता है, रोता है, आप रोते हैं, तब क्या होता है, आंसू निकलते हैं। तो आंसू जो निकलते हैं, आंसू नहीं होते, उसमें से बहुत गाढ़ा पदार्थ निकलता है। आपको लगता है आंसू पतले हैं, पानी जैसे, लेकिन उसमें से जो निकलता है वो होता है प्रोटीन। तो उससे प्रोटीन लॉस होता है। जब भी बच्चा रोता है तो इसलिए उसको चुप कराया जाता है ना, नहीं तो फिर बाद में वो जोर जोर से खांसने लगता है, फिर उसका पेट भी खराब हो जाता है। तो बच्चों को अक्सर चुप कराते हैं कि चुप हो जा, चुप हो जा। तो चुप कराने का जो कारण होता है कि अगर वो ज्यादा रोएगा, ज्यादा आंसू निकलेंगे, तो उसका जो है प्रोटीन निकल जाएगा, उसके बाल झड़ने लग जाएंगे, और उसको जो है उसका वेट लॉस भी हो जाएगा, उसको कफ भी हो जाएगा। तो इसलिए जो है, क्योंकि इसलिए आंसुओं को मोती भी कहा गया है, क्योंकि
आंसू जब आपके निकलते हैं तो उसमें से प्रोटीन निकलता है, इसलिए जो होता है, लेकिन वो इतना गाढ़ा तत्व है, लेकिन आपको क्योंकि वो ऐसा ऑयल जैसा तो टपकता नहीं, तो आपको लगता है कि क्या है ये, लेकिन वो आंसू जो होते हैं प्रोटीन जो है उससे पूरा बाहर आता है बॉडी का। इसलिए न किसी खुद रोए ज्यादा, न किसी को रुलाएं। अननेसेसरी रोना भी मना है, गुनाह है, ठीक है। और ज्यादा रोने से हेयर फॉल भी होगा, हेयर लॉस भी होगा, और आपका पेट भी खराब होगा, कफ भी आपको होगा। ये जो है, अब आलू अगर अपने आप में देखा जाए तो एक संपूर्ण ग्रंथ है। आलू की अगर मैं बात करूं तो आलू में 20% आपका प्रोटीन है, फाइबर है, और 80% के आसपास कार्बोहाइड्रेट है। आलू एक प्रकार का स्टार्च है, उत्तम स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च में अंतर होता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली ग्लूटीन लिए हुए होता है, तो स्टार्च अलग है, कार्बोहाइड्रेट अलग है। जैसे हम देखते हैं कि गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसके अंदर ग्लूटीन है जो 21 दिन बाद शरीर से निकलता है। तो आलू स्टार्च है, चावल स्टार्च है ना, ये ग्लूटीन फ्री है। सो आलू अपने आप में ग्रंथ है। आलू को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। आलू की अगर मैं बात करूं तो कीमोथेरेपी पेशेंट्स जिसमें कि अच्छे और बुरे दोनों सेल मर जाते हैं, आलू हमें देना चाहिए, लेकिन उबला हुआ। डायबिटिक पेशेंट को भी हम आलू खिला सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि आलू जो है लेकिन डायबिटिक और कैंसर पेशेंट्स जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है उनको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। रात के समय आलू को अवॉइड करें, क्योंकि स्टार्च की जरूरत हमें दिन में है, रात में नहीं है। तो आलू खाया जा सकता है। आलू में शुगर कब ट्रिगर होता है, जब हम आलू को तलते हैं, आलू की टिकिया बना लेते हैं, तो आलू डाला, उसमें तेल डाला, आलू को फ्राई किया या घी में फ्राई किया, तब उसकी शुगर जो है वो ट्रिगर होती है। इसीलिए जो भी स्टार्च है जब हम उसको तेल में डालेंगे उसका शुगर ट्रिगर होगा। अगर हम राइस खाएंगे, बॉइल्ड राइस, तो वो बहुत उत्तम है, लेकिन अगर राइस को हम अगर जीरा राइस बना देंगे, जीरे में तेल डाल के फ्राई कर देंगे, तो उसका शुगर एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर हमें शुगर एक्टिवेट नहीं करना आलू का, तो हम उबला हुआ आलू खा सकते हैं हम जो है। लेकिन जैसे ही हम उसको जो है आलू को उबाल लिया, उसके अंदर ऊपर से हम घी या तेल मिला सकते हैं, लेकिन अगर खौलते तेल में हमने आलू को डाल दिया तो शुगर निश्चित उसका एक्टिवेट हो जाएगा और आपका शुगर बढ़ने लग जाएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। आलू में मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है। आलू में आप अगर देखेंगे तो पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में होती है। आलू अगर आप देखें तो कहाँ पे है? कहाँ है तुम? हेलो, तुम कहाँ पे हो? मैं होटल, यही होटल में ही था अभी। अच्छा, तो रात तुम्हारा बहुत फोन किया, फोन ही नहीं मिला।